जय हिंद एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 से आज स्टार्ट करेंगे। चैनल का नाम वापी वैक्यू पैटर्न। यहाँ पे मैं आपको सी डी एस 2025 का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सी डी एस 1 2026 का मैं करवा चुका हूँ। सी डी एस 1 2025 का मैं करवा चुका हूँ। यहाँ पे पी वाई की सीरीज स्टार्ट है। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है बताइए कि वाई डू प्लास्टिक डोंट डिग्रेड ईजली। बताइए इसका मतलब वाई डू प्लास्टिक डोंट डिग्रेड ईजली। ऑप्शन ए क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। ऑप्शन बी क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? टेल मी, बताइए। चलो इधर देखो, ध्यान दो, पहले हम समझो। हम बात, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अब समझो, पहले हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं पहले समझ लो। कोवेलेंट बॉन्ड में सर हम इसको बोलते हैं जो आयनिक कंपाउंड इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट में रहता है और बॉइलिंग पॉइंट। सुनो, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, या सुनो कि आयनिक कंपाउंड जो होता है हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी तभी होगा जब मोल्टेन स्टेट में होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और जो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये क्या कैसे होते हैं बता सकते हैं? ये नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। कटाइनेशन से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? कार्बन कार्बन से रिएक्शन करता है तो कटाइनेशन होता है, लॉन्ग चेन ब्रांच रिंग बनाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। कार्बन से आप रिलेट क्या कर सकते हैं? कार्बन के पास चारों इलेक्ट्रॉन होता है। डायमंड क्या बोलते हैं? डायमंड में 3D स्ट्रक्चर होता है। डायमंड आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड में 4 अदर कार्बन से अटैच होता है। 3D स्ट्रक्चर तो होता ही है। डायमंड में वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, याद रखिए डायमंड में वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आता है। ग्रेफाइट की बात कर लो, ग्रेफाइट जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट एंड स्लिपरी स्मूथली होता है। ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बहुत बढ़िया। न्यूक्लियर रिएक्टर आपको ध्यान में चाहिए। मॉडरेटर आपको ग्रेफाइट से ध्यान में नहीं चाहिए। ग्रेफाइट का फिजिकल डिफरेंट होता है और केमिकल सेम होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ग्रेफाइट आपका 3 अदर कार्बन से अटैच होता है। बहुत बढ़िया। अब हम समझ लो, रिवीजन करवा दे रहे हैं। सेचुरेटेड कार्बन और अनसेचुरेटेड कार्बन के बारे में सोचो। सेचुरेटेड कार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड होंगे, अनसेचुरेटेड में डबल और मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। देखो, सेचुरेटेड कार्बन में क्लीन फ्लेम होता है। सेचुरेटेड कार्बन में क्या होता है? क्लीन फ्लेम आपको देखने को मिलता है। और अनसेचुरेटेड कार्बन में आपको येलो और ब्लैक फ्लेम देखने को मिलता है। सेचुरेटेड कार्बन में समझो, एग्जाम्पल में हो जाएगा अल्केन, क्योंकि इसके पास सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे में अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। अब अनसेचुरेटेड का समझो, अनसेचुरेटेड का क्या फॉर्मूला? अभी डबल और मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे में एल्कीन, अल्कीन के पास डबल बॉन्ड है तो CnH2n लिखेंगे। और अल्काइन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। सिंगल बॉन्ड में एन लगेगा, डबल बॉन्ड में इन लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगेगा। समझे? अल्काइन आपका ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगेगा। समझे? इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग क्या देगा? आपका सोडी फ्लेम देगा। चलो बहुत बढ़िया, आपको रिलेट थोड़ा सा करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बताओ क्या बोल रहा है कि करेक्ट फॉर केमिकल फार्मूला बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सही है। केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। C2H5COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ध्यान में आनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? C2H5COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
सोप हो गया, सोप में जिस साबुन जिसको बोलते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने सर बताया कि सोडियम में सोडियम और पोटेशियम सोप में होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ध्यान में आनी चाहिए। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर आपका स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जो मेकिंग करता है परफ्यूम बनाने में, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका वीक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका वीक एसिड होता है, आपको ये भी ध्यान में आनी चाहिए। समझे? सोडियम एक होता है सोडियम इथेनोएट का, उसका कॉमनली नेम क्या होता है? सोडियम एसीटेट, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। एक होता है इथेनोइक एसिड, उसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, 5 से 8% सोल्यूशन होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। और उसको एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं, विनेगर का यूज़ करते थे पिकल्स में, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। एक होता है आयल्स, याद रखिएगा, आयल्स आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। एक वेजिटेबल्स आयल है, उस वो होता है लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन होता है, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। पेडियम और निकेल का यूज करते हैं, समझे? सोप मॉलिक्यूल जब स्कैटर मतलब जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म देता है क्या कहलाता है? मिसेल्स कहलाता है। बस काफ़ी है इतना, हम रिलेट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आंसर बता रहे हैं आपको, हम उसके टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको हम रिलेट भी कर रहे हैं। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन? बेंजीन के बारे में बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोल रहा है? ईच कार्बन हैज फ्रॉम सिंगल बॉन्ड विथ 2 अदर कार्बन एटम बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, लग रहा है सही होगा। डिकोलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट अ सिमेट्रिकल क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन। अच्छा, ये ऑप्शन समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। द लेंथ ऑफ सी बॉन्ड इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये तो सही लग रहा है, ये सही है। इट हैज़ 6 आइसोमर्स, नहीं, यही दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके पास बेंजीन के पास 6 आइसोमर्स नहीं होते हैं, समझे? बेंजीन के पास आपका 6 आइसोमर नहीं होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोप कौन कौन था बताए हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफिन भी, ये सब देखिए, ग्रेफिन एपथिनस मटेरियल था। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता? CH3COOH, आपको ध्यान में चाहिए। कार्बन आपका 0.02% होता है, आया हुआ है क्वेश्चन, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। मैं जो बोल रहा हूँ PYQ का आंसर ही बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन के पास 6 आइसोमर्स नहीं होते हैं, ये दो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के बारे में बताइए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के बारे में आप लोग बताइए। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए। 36 का क्या होगा? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को नहीं है। N2 आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं होगा कि, तो नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपका नहीं होगा, याद रखिएगा। ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आइए। विच ऑफ द क्या बोला? फॉलोइंग जेनेरिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन रिप्रेजेंट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट 37 का बताइए। D is the right answer. N-1 D 1 - 10, ये भी मुझे भी समझ में नहीं आया, आपको डायरेक्ट ये आंसर देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आर पॉसिबल फॉर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आर पॉसिबल फॉर, किसका होगा ऑक्सीडेशन नंबर? वेरिएबल सोडियम का, कैल्शियम का, आयरन का या लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है।
बता सकते हैं? आयरन का हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वेरिएबल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को आता है निकालने के लिए? अगर नहीं आता है तो मैं आपको पढ़ाया हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ये भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझे? ये आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हम कैसे निकाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 जवाब दो। केमिकल रिएक्शन जो दिया हुआ है किसका एग्जांपल है ये बताओ? एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बताइए किसका एग्जांपल है? समझ लो, ये पहले समझो क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है समझो पहले, एक बार इधर ध्यान दो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मल्टीपल रिएक्टेंट होते हैं जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मानो CaO को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। CaO को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और प्लस में उसको H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? CaOH2 का होल ट्वाइस मिल जाएगा। और CaOH2 का होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं? हम स्लिक लाइम बोलते हैं। उसको क्या चीज़ में यूज करते हैं? वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो देखो CO को हम रिएक्शन करवा रहे हैं, क्विक लाइम को जब हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में तो हमको क्या मिलेगा बताओ? क्विक लाइम को जब हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में हमको क्या मिलेगा? स्लिक लाइम मिलेगा। और स्लिक लाइम का यूज क्या चीज़ में करते हैं? वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि जैसे में स्लिक लाइम को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो शाइनी फिनिश के काम करने में देता है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल में, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी मिलेगा। जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है? हीट को रिलीज करता है। बहुत बढ़िया। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, थर्माइट रिएक्शन, ये सब एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल में हो जाएगा। अब समझो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं टू और मोर सब्सटेंस। समझो ध्यान से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है टू और मोर सब्सटेंस में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल में है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इसमें हीट आपको एब्जॉर्ब होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है। जैसे मानो FeSO4 फेरस सल्फेट है, उसको हम तोड़ेंगे, इसमें क्या क्या बनेगा? FeO2O3 बनेगा, प्लस में SO2 और SO3 बनेगा। तो SO2 और SO3 आपका गैस हो जाएगा ना। और Fe2O3 क्या हुआ? रेडिश ऑक्साइड, जो रेडिश ब्राउन उसका कलर देगा। और एक और हम मानो CaCO3 है, मानो CaCO3 आपका सिंगल कंपाउंड है, उसको हम तोड़ते हैं तो CaO और CO2 में टूटेगा, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है टू और मोर सब्सटेंस में। बहुत बढ़िया है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर वाले को क्या करेगा? हटा देगा। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें आयन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझे? ये सब समझ गए? एक याद रखिएगा, डेंसिटी जो होता है चिप्स पॉकेट में आपको एग्जांपल में आ जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, नाइट्रोजन, ये सब ध्यान में चाहिए। और इसमें कलर वगैरह ज़्यादातर ये पूछ देता है कि MgO का कलर कैसा था? वाइट पाउडर। मैग्नीशियम D1 को जब बर्न करते हैं तो वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। जो थर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बसन रिएक्शन, तीनों का एग्जांपल में आ जाएगा। ये सब आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। CO2 गैस थ्रू को लाइम वाटर के साथ पास करेंगे तो कौन सा कलर देगा? तो वाइट कलर देगा। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है कि ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, बस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा। रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्लिक लाइम का यूज करते हैं वाइट वॉशिंग वाल में। बस मजा आया। अब बनाओ। K2SO4 BaCl2 है, तो देखो इसमें K2SO4 है जो है 2KCl इसमें आ गया, आयन का एक्सचेंज हो गया। तो क्या जब आयन का एक्सचेंज होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा बताओ? अभी जस्ट बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, समझे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ताकतवर था उसको ये चेंज कर देता था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी जस्ट बताया है कि सिंगल कंपाउंड जो है टू और मोर सब्सटेंस में टूटेगा, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बायोलॉजी की दुनिया में आइए अब। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल के बारे में बताओ। ये तो इजी है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, 41 बताइए महाराज। देखो पहले फाइलम आएगा, किंगडम में आपको पढ़ना है। पहले फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आपको याद कर लीजिएगा। फाइलम आता है, फाइलम किसमें समझाने वाली बात नहीं है। पहले फाइलम आएगा, फाइलम के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद फैमिली आएगा, फैमिली के बाद क्या आएगा, जीनस आएगा, जीनस के बाद स्पीसीज आएगा। आपको ये रटना होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, समझे। इसमें इससे रिलेटेड कुछ करवा सकते हैं उसके, इस बताओ इससे रिलेटेड क्या यूज हो सकता है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। पहले देखो किंगडम भी दे सकता है, किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज। याद रखिएगा, पहले किंगडम भी दे सकता है एग्जाम में। सुनो, चार्ल्स डार्विन थे जो आइडिया रिवोल्यूशन दिए थे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक था उनका, दिए थे 1859 ईस्वी में दिए थे। बस इतना ध्यान रखिए, किंगडम का ही पार्ट है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लेंटी, एनमिलिया के बारे में कौन बताए थे, विटकर साहब बताए थे। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। फंगाई क्या है, आपका यूक्रेटिक और मल्टी सेलुलर है। फंगाई आपका यूक्रेटिक है और मल्टी सेलुलर है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। और ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए, समझे। क्रिप्टोग्राम में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो हिडन होता है। फेनोग्राम में विजुअल होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। प्रोटिस्टा मोनेरा का एग्जाम्पल में आ जाएगा। प्रोटिस्टा किसका एग्जाम्पल में आ जाएगा, मोनेरा का। प्रोटिस्टा क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, बता दीजिएगा। इसका थोड़ा जान लो। प्रोटिस्टा क्या होता है कि यूनिसेलुलर होता है और यूक्रेटिक होता है, और मोनेरा क्या होता है आपका यूनिसेलुलर होता है और प्रोक्रेटिक होता है। मोनेरा प्रोक्रेटिक होगा और प्रोटिस्टा यूक्रेटिक होगा, ठीक है। देखो मोनेरा में आपको सेल वाल दिखने को कुछ में मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मोनेरा आपका हेट्रोट्रोपिक होगा और ऑटोट्रोपिक दोनों होगा, ठीक है। प्रोटिस्टा भी आपका ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक होता है, ठीक है। मोनेरा का एग्जांपल देखो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सब आपका मोनेरा का एग्जांपल में हो जाएगा। और प्रोटिस्टा देखो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, डायेटम और एल्गी, ये सब आपका प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। फंगाई से ईस्ट मोल्ड, मशरूम, चितिन आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। और थैलोफाइटा से क्या ध्यान में आएगा, स्पाइरोगायरा, यूलोथेरिक्स, अल्वा, क्लेडोफोरा और चारा, ये एग्जाम्पल में था थैलोफाइटा का। ब्रायोफाइटा क्या है, प्लांट ऑफ एनिमल किंगडम, ये बोल सकते हैं क्या। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, मर्चिंटीना, फनेलिया, मॉस, रिका और हॉर्सटेल, मर्सिलिया और फर्न किसका एग्जाम्पल है, पेट्रोडाइफाइटा का। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। बस इतना ही लिख करवाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाए बाबू। विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एयरबोर्न डिजीजेज पूछ दिया। एयरबोर्न डिजीजेज कौन है, आपका टीबी जो है आपका एयरबोर्न डिजीज है। बिना समय गंवाए चल दे, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का टीबी जो है आपका कौन से एग्जाम्पल में आ जाएगा, एयरबोर्न डिजीज का एग्जाम्पल में आ जाएगा टीबी। कोई दिक्कत, डिजीज ऐसे हम पढ़ा चुके हैं, अपने चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। डिजीज का 5 मिनट का क्लास है, उसमें आप सर्च करोगे मालूम चल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ से। बस डिजीजेज के बारे में रिलेट करवा चुके हैं, बीमारियां के बारे में, ठीक है। चलो बताओ, करवा दें क्या रिलेट डिजीज का कि छोड़ दें, क्योंकि बहुत बार करवा चुके हैं रिलेट डिजीज के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समय लगेगा ज़्यादा। अच्छा मलेरिया क्या है देख लो, इसी से करा लेते हैं, ये थोड़ा सा कर लेते हैं। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। डेंगू क्या है, कोलेरा क्या है बताइए। डेंगू क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया में हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। डेंगू क्या है बताइए, डेंगू क्या है बताओ, डेंगू क्या है आपका, किस में आ जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि डेंगू क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, डेंगू क्या है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, डेंगू क्या है बताइए।
क्या है डेंगू बताओ। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ह्यूमन ब्लड टाइप ABO ब्लड ग्रुप दिया गया है, इसको बताइए कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43। 43 बताइए 43 का आंसर क्या होगा। समझो पहले, ब्लड के बारे में थोड़ा सा कहानी जान लो। ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत बढ़िया। ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है। एक होता है उसमें टेंडोन, एक होता है लिगामेंट। वो भी एग्जांपल है ब्लड का ही, कनेक्टिव टिश्यू का ही है। कनेक्टिव टिश्यू में टेंडोन लिगामेंट भी आ जाएगा। टेंडोन बोन को बोन से कनेक्ट करता है और लिगामेंट मसल को बोन से करता है। बहुत बढ़िया। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको विली बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एक अदर कंपाउंड, उसका नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, 90% वाटर होता है, प्रोटीन होता है और अमाइनो एसिड होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब समझते हैं कि आरबीसी पहले समझो। आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। बहुत बढ़िया, आपने सर बताया आरबीसी को इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। बोन नैरो होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, एग्जाम में यही पूछ देता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। बहुत बढ़िया। और आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो बाई कॉन्केव शेप होता है। 120 दिन समय होता है। डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आरबीसी के बारे में आपने जान गया। अब जान लिया आप डब्ल्यूबीसी के बारे में सोचिए। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं लिकोसाइट। ये कलरलेस होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें हीमोग्लोबिन मतलब प्रोटीन की कमी होती है। मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, और लेस अबंडेंट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं बेसोफिल। जो सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है उसको न्यूट्रोफिल बोलेंगे, जो सबसे कम होगा उसको बेसोफिल बोलेंगे। ठीक है। उसमें भी टाइप होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है। तो ग्रेनुलोसाइट के एग्जांपल में आ जाएगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल। और ग्रेनुलोसाइट के एग्जांपल में आ जाएगा लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। मैं रिलेट करवा रहा हूँ, मैं ऐसे सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ऐसे मैं रिलेट करवा रहा हूँ। ब्लड डजंट कोगुलेशन, ब्लड कहाँ कोगुलेशन नहीं दे सकता है, तो हेपरिन में। हेपरिन क्या सिक्रेट करता है, तो बेसोफिल करता है। बहुत बढ़िया। बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है, हिस्टामिन, सीरोटिन और हेपरिन आपको ध्यान में आनी चाहिए। इंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, इसमें हार्मोन होता है। एक्सोक्राइन डक्ट में डक्ट होता है, एग्जाम्पल में स्वीट, इंजाइम, म्यूकस, सिलेब्री ग्रैंड, ये सब आ जाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, तो एस्टेरॉयड हार्मोन है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, एस्टेरॉयड हार्मोन है। थायरोक्सिन हो गया, पिगमेंट हो गया, मेलानिन क्या चीज़ से फॉर्म होता है, तो टायरोसिन से होता है। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। जो बुढ़ा बहुत आदमी का लंबाई कम हो जाता है, किसके कारण, सोमाट्रोपिन के कारण होता है। पेप्टाइन हार्मोन से इंसुलिन ध्यान में रहेगा। इंसुलिन क्या सिक्रेट करता है, तो इंसुलिन आपका पेनक्रियास सिक्रेट करता है। प्रोटीन हार्मोन का क्या एग्जांपल में आ जाएगा बताओ। प्रोटीन हार्मोन के एग्जांपल में आ जाएगा पेप्टाइड, प्रोटीन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब आ जाएगा। स्टेरॉयड हार्मोन में कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रिडोल, प्रोजेस्टेरोन, ये आ जाएगा। समझे। और ब्लड के बारे में भी हमको बता चुके। डीएनए से आरएनए में जाएगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। टीआरएनए क्या होता है, उसमें अमाइनो एसिड से राइबोसोम, याद रखिएगा बस इतना ही चीज़। टीआरएनए में हमको याद रखना है अमाइनो एसिड से राइबोसोम बस। एमआरएनए में क्या ध्यान में रखेंगे, डीएनए से राइबोसोम। एमआरएनए डीएनए से राइबोसोम, टीआरएनए अमाइनो से राइबोसोम। ठीक है। आरएनए क्या हेल्प करता है, एमआरएनए को हेल्प करता है आरएनए। ठीक है। वायरस क्या आपका प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल है। वायरस क्या, वायरस नहीं कंटेन रख, डीएनए और आरएनए कोई कंटेन नहीं रखता है। नो वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। सिकल सेल एनीमिया से 2047 ध्यान में आ गया करंट अफेयर में। और सिकल सेल एनीमिया से क्या ध्यान में आएगा, आरबीसी ध्यान में आनी चाहिए। मोस्ट अफेक्टेड जो ऑर्गेन जो मलेरिया होता है क्या करता है, स्प्लीन आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल में। और ग्लाइकोजन किस में प्रेजेंट होता है, तो एनिमल सेल में। बस दैट्स इट, ख़त्म करवा दिए आपका। चलो, पीनल ग्लैंड से आपको मेलाटोनिन कंट्रोल करता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, तो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। बस बताइए अब सर। क्वेश्चन नंबर 43 आपको मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ, राइट आंसर नहीं है कि ओनली मार्क दे रहा हूँ। 43 का बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा 43 का।
एक याद रखिएगा, सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है, उसको सुक्रोज बोलते हैं। माल्टोज में क्या मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज सॉरी माल्टोज में क्या मिलता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनता है, बहुत बढ़िया। दो ग्लूकोज मिला तो माल्टोज बन गया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल गया तो सुक्रोज बन गया, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बनेगा, समझो। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बन गया, दो ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बन गया, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनेगा। डेट्स इट। एक देख लीजिएगा पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, किस एग्जांपल में आ जाएगा, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन जो है पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल हो जाएगा। मोनोसेकेराइड का क्या एग्जांपल में हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल में पूछ देता है कभी कभी, कौन कौन हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। जो आपका है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज आपका मोनोसेकेराइड है, अभी ध्यान में नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड है, टेस्टिस भी है, एक एक्स्ट्रोम, ये भी है, सर्विक्स नहीं है, ये मेल फीमेल का है, सॉरी ये आपका फीमेल का है। नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्विक्स नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, टेस्टिस है, स्कैटरम है, सर्विक्स नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताओ, क्या है यार, ह्यूमन ब्रेन, क्वेश्चन नंबर 45, क्या आंसर होगा, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताओ। इसका तो ईजी है, फोर ब्रेन होगा, मिड ब्रेन होगा, एक हिंड ब्रेन होगा, तीनों होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का यही पार्ट होगा ना, बताओ। ह्यूमन ब्रेन से आप कुछ रिलेट करवा दें क्या, बताओ। ह्यूमन ब्रेन से कुछ रिलेट करना है तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे, बताओ। ह्यूमन ब्रेन से कुछ आप लोग को रिलेट करना है तो बताइए। करवा दें। अच्छा, ओवरी आपका किसका पार्ट होगा, फीमेल का होगा, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड होता है, एडर्नल ग्लैंड आपका हार्ट बीट को ये कंट्रोल करता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन को हार्मोन को कंट्रोल करता है, बहुत बढ़िया, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को करता है थायरोक्सिन हार्मोन, ये भी आपको ध्यान में चाहिए। इंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, एक्सोक्राइन में आपको डक्ट होता है। चले, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझ लो। एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ब्रेन के बारे में समझो। सेरिबरम के बारे में समझो, सेरिबेरम जो बोलते हैं यार, सेरिब्रेम में आप थिंक, रिमेंबर, फील, डिसीजन ले सकते हैं। सेरिब्रम एक पार्ट है जिसमें थिंक, रिमेंबर, फील, डिसीजन आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, डेंड्राइट क्या करता है आपका, सिग्नल को रिसीव करता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। स्पाइनल कोड क्या जिससे बना हुआ है, तो नर्व से बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। एक्सोन सिग्नल को भेजता है, एक्सोन सिग्नल को भेजेगा और डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। थायराइड क्या करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। फोर ब्रेन में वॉलंटरी एक्शन होता है, फोर ब्रेन में आपको वॉलंटरी एक्शन होगा, मेन थिंकिंग पार्ट होता है फोर ब्रेन, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। मिड ब्रेन क्या होता है, इसमें बीपी, सेलेनाइजेशन, वोमिटिंग, ये सब होता है, मिड ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन आपका इन्वॉलंटरी होता है और हिंड ब्रेन भी आपका इन्वॉलंटरी होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। जैसे मानो वॉकिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, साइकिल चला रहे हैं और पेंसिल गिर गया, तो कौन सा पार्ट सोचने के लिए मदद करता है, तो सेरिबेलम जो होता है, वॉकिंग, राइडिंग, बाइसिकल और पिक करते हैं पेंसिल को, तो सेरिबेलम उस समय काम करता है, कौन सा, सेरिबेलम करता है। मोटर को क्या बोलते हैं, ब्रेन सेल इफेक्टर बोलते हैं, मोटर को हम लोग बोलते हैं ब्रेन सेल इफेक्टर, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। एक जोन आपका मेलिनेटेड भी है और नॉन मेलिनेटेड भी है, दोनों याद रखिएगा। फिर इसमें आ जाता है स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिलायन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, लास्ट में रिस्पॉन्स। उतना जल्दी दिमाग हम लोगों का काम करता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। नर्वस में ओनली एनिमल प्रेजेंट होता है, ये ध्यान में आनी चाहिए। हार्मोनल कंट्रोल क्या करता है, एनिमल और प्लांट दोनों को करता है। पोन्स क्या होता है, एक स्लीप साइकिल ब्रीथिंग रेट को करता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, रिसेप्टर होता है ब्रेन का। जो वोमिटिंग वगैरह जो होता है, कौन सा करवाता है, वोमिटिंग हम लोग को सडनली हो जाता है, वो कौन करवाता है, तो मेडुला करवाता है, बस खत्म।
तो ब्रेन का कौन था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 46 का बताओ, टूथ इनामेल इज द मेड ऑफ क्या चीज़ से टूथ इनामेल? सोडियम से नहीं होगा, सोडियम से नहीं होगा। लैक्टिक एसिड क्या आ जाएगा? लैक्टिक एसिड किससे होता है? जब हम दौड़ते हैं, कभी कभी जब दौड़ना मैंने ये मानो कि हम बहुत दिनों के बाद दौड़ते हैं तो हम लोग को पैर में क्रैम्प हो जाता है तो लैक्टिक एसिड जम जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फोरेट इज द राइट आंसर। कैल्शियम फास्फोरेट से कैल्शियम हाइड्रोपेक्साइड, ये भी ध्यान में आनी चाहिए आपको। टूथ इनामेल जो बना होता है कैल्शियम फास्फोरेट से, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सपेटाइट भी दे देगा, वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इजी था, इसमें समय नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, अभी जस्ट बताए हैं, इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन सेल इंटेस्टाइन और फिंगर लाइक पोजिशन। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमको क्या ध्यान में आएगा कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, बहुत बढ़िया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, बहुत बढ़िया। जो कंप्लीट डाइजेशन हम लोग का खाना जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, बहुत बढ़िया। आपने सर बताया कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक जिजूनम होता है जो मिडिल पार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। कंप्लीट डाइजेशन किसका किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का होगा, यही होगा। फैट्स हमको एडिपोज टिश्यू ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्पिंचर और विली इंजाइम दोनों तो ऑप्शन इजी में लिमिट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विली इज द राइट आंसर। विली जो का पार्ट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं? तो सैफाइनोमीटर से करते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट होता है 120 वैल्यू होता है। रिलैक्सेशन में क्या करते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 वैल्यू होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। माउथ में खाना जाता है तो सबसे पहले ब्रेकिंग डाउन होता है, फिर केमिकल डाइजेशन होगा, ये सब आपको ध्यान में आएगा। माइलेज जाएगा, ओसोफोगस में जाएगा, ओसोफोगस में स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में सेल प्रोड्यूस होता है जो ह्यूमन किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। प्लेटलेट्स क्या करता है? हेल्प करता है, क्लोटिंग करता है ब्लड को, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस होता है। आर्टरी और वेन में आप बताएं, आर्टरी हार्ट से बॉडी की ओर ले जाएगा, वेन आपका बॉडी से हार्ट की ओर ले जाता है। आर्टरी आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वेन आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लेकिन याद रखिएगा आर्टरी, एक पल्मोनरी आर्टरी जो होता है एक्सेप्शन होता है, वो गंदा खून ले जाता है। एक पल्मोनरी वेन होता है जो अच्छा खून ले जाता है, बस यही देखना है। आर्टरी शुरू में प्योर ब्लड ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी आपको गंदा खून ले जाएगी, ये एक्सेप्शन था। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कर देगा तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, समझे। वेन बॉडी से हार्ट की ओर ले जाता है। किडनी वगैरह रख लो। क्या है? एक्सट्रोरी सिस्टम होता है जिसमें किडनी मिलेगा, किडनी के बाद यूरेटर होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर यूथरा होता है। पहले किडनी आ जाएगा, याद करो, किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूथरा। नेफ्रॉन का यूनिट क्या होता है? किडनी होता है, समझे। कैपिलरीज क्या करता है? कैपिलरी जो है कनेक्शन करता है आर्टरी और वेन के बीच में, कनेक्शन जो बनाता है कैपिलरीज करता है। वाल्व क्या करता है कि इंश्योर करता है ब्लड डजंट रिटर्न नहीं है आर्टरियम में दोबारा, वही वाल्व जो लगा होता है वही काम उसका करता है। एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, समझो। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में होता है, ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है आपका कहाँ होता है? राइट साइड में, याद रखिएगा। एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, वो लेफ्ट साइड में होता है। वाल्व का काम है ब्लड को रिवर्स नहीं होने देना। स्टार्च प्लांट में होगा और ग्लाइकोजन जो होगा एनिमल में होगा। एक्सचेंज जो गैस होता है आपका स्टीम से भी होता है, रूट से भी और लीफ से भी होता है। गैस का एक्सचेंज आपका स्टीम, रूट और लीफ तीनों से होगा। एम्फीबियन में 2 आर्ट्रियम होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन में 2 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल होता है, बस इतना ही याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसैकेराइड के बारे में जब बताए थे, बताओ अब दोबारा नहीं बताएंगे। डाइसैकेराइड कौन हो जाएगा बताओ? डाइसैकेराइड अभी हम बताए हैं जस्ट। डाइसैकेराइड में किसका एग्जांपल में डाइसैकेराइड आ जाएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 48, ध्यान से सुने होंगे तो आंसर सही करोगे। माल्टोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड में आ जाएगा। माल्टोज और लैक्टोज इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। माल्टोज और माल्टोज और लैक्टोज है वो डाइसैकेराइड को क्या करेगा?
ये करेगा। ग्लाइकोजन से तब पहले कर सकते हैं, इसमें और इसमें कन्फ्यूज होते हैं, बी और सी में कन्फ्यूज होते हैं, इसमें दोनों में तो नहीं होते। ऑप्शन सी द राइट आंसर, डाइसैकेराइड का भी हम बताए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 49, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 49, प्रोकैरियोटिक सेल बताइए जनाब। प्रोकैरियोटिक सेल, क्वेश्चन नंबर 48, समझ लो। एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोटिक सेल लार्ज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका सिंगल क्रोमोसोम होगा, और यूकैरियोटिक सेल में आपका मोर देन 1 क्रोमोसोम होगा। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, प्लांट, एनिमल और फंगाई। प्लांट आपका सेलुलोज का बना होता है, एनिमल क्या चीज़ का, फंगाई आपका चितिन, अरे प्लांट सेलुलोज का बना होता है, प्लांट में सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और क्या कहते हैं, एनिमल बैक्टीरिया क्या चीज़ का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। बहुत बढ़िया। एनिमल में सेल वाल होता है, नहीं होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल में, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच द फॉलोइंग ऑर्गेनिक सेल इन प्रोकैरियोटिक सेल में, बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में अब एग्जाम्पल कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का तो कहानी सर अलग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आ ही नहीं सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया सकता है, समझो पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं आएगा, समझो। माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। इसमें एटीपी एनर्जी मिलता है, एडीपी को फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है मतलब वो खुद से खाना बना सकता है, ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। चलो न्यूक्लियस, हम जस्ट बताएं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यूक्लाइड होता है। बहुत बढ़िया, ये आप जान गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, गोल्गी अपैरेटस, जिसको गोल्गी बॉडी बोलते हैं। ये होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताते हैं। गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, स्टोरेज करना और मॉडिफाई करना। सर क्या बता दिए, हम बताएं बेटा, गोल्गी अपैरेटस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है, स्टोरेज करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट या फॉर्मेशन देता है, लाइसोसोम का हेल्प करता है। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। गोल्गी अपैरेटस को डिस्क्राइब कौन किया था, तो कैमिलो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था। बहुत बढ़िया। पैरेलल टू ईच अदर स्टैक्स जो होता है उसको सिस्ट्रेन का फॉर्म में होता है। गोल्गी अपैरेटस में जो पैरेलल ईच अदर जो होता है स्टैक्स होता है उसको बोलते हैं सिस्ट्रेन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज करता है। बहुत बढ़िया, आपने बताया, ठीक। ये अब समझ में आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। अब समझ लेते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं डबल लेयर, मैनेजर ऑफ द सेल बोलते हैं। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर एब्सेंट होता है न्यूक्लियस में, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। ये आपको ध्यान में आ गया। वैक्यूल में समझो, वैक्यूल प्लांट में सबसे जाता है, एनिमल में कम होता है, ठीक है। टोनोप्लास्ट को सिंगल लेयर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब समझ लो कि क्या कौन सा आंसर सही होगा। हम बात करते हैं ईआर। ईआर का काम है लार्ज नेटवर्किंग सिस्टम। ईआर का दो बेटा होता है, क्या होता है, आरईआर, एक होता है एसईआर। आरईआर को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो आरईआर का क्या काम है समझो, कि ये रफ नेचर का होता है और ये अटैचमेंट होता है किससे, राइबोसोम से होता है। बहुत बढ़िया। राइबोसोम से जो राइबोसोम का काम क्या है, ये प्रोटीन को ये करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन। राइबोसोम प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोटीन करता है। एसीआर इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग और पॉइजन को, ये फैट और लिपिड को बनने में हेल्प करता है एसीआर। बहुत बढ़िया। अब इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब तो समझ में आ गया होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा हो जाएगा, इसमें से राइबोसोम हो जाएगा। चलो ऑप्शन ये बताओ, ये सॉल्यूशन पीएच वैल्यू लेस देन 7, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल में होगा, इसका वैल्यू 7 होता। बेसिक होता तो 7 से प्लस होता। एसिडिक होगा मतलब 7 से नीचे होगा, ठीक है। तो लेस देन 7 एसिडिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है बताओ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है ये समझ लो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है समझिए। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल कर जाता है, ध्यान सुनो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेल कर जाता है, इसमें वाटर गेन करता है,
बहुत बढ़िया। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में नो नेट मूवमेंट, आइसोटोनिक में नो नेट मूवमेंट होता है। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक करता है और वाटर का लूज हो जाता है। ठीक है, आपने सर बताया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक कर जाता है, हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाता है। ये हाइपोटोनिक में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है और हाइपरटोनिक में लोअर से हायर में होता है। बस हाइपोटोनिक में लूज कर जाता है और हाइपोटोनिक में गेन कर जाता है। हाइपोटोनिक में श्रिंक हो जाता है, आइसोटोनिक में नो नेट मूवमेंट होता है। बस समझ में आया। और एसिडिक बताइए, जो HNO3 जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जीरो जो आपका हो जाएगा, जीरो आपका हाईली एसिडिक हो जाएगा। और बेस में पूछेगा तो 14 जो वैल्यू है 7 से 14 के बीच में, तो 14 जो आपका हाईली बेसिक होगा। बस BBC में आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। जीरो आपका हाईली एसिडिक सोल्यूशन होगा, ध्यान में रखिएगा। चलो चलो गाइस, बताइए इसका आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बंगाल कोर्टिसाइड एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? बताइए जनाब। बंगाल सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जो था, उसमें कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 51। 51 का कौन आंसर सही होगा? बता सकते हैं 51? 51 का आंसर बताइए। समझो 51 का आंसर क्या होगा, बताओ। सुनो, जमीन क्या को ध्यान सुनो, क्या है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। तो क्या क्वेश्चन है कि द जमींदार वर डिसबैंड, ट्रूप्स वर डिसबैंड। समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। विद इन द विलेज द पावर ऑफ जोतीदार्स वाज मोर इफेक्टिव डैट ऑफ जमींदार्स। ये राइट है। चलो थ्री बार, द ईस्ट इंडिया कंपनी में रूलर द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी एबल टेकन ओवर। ये गलत हो जाएगा। क्या वाल अदेरिया वर्ड सेक्रीपोर्स ऑन द लैंड ओन बाई बड़गदड़। ये सही हो जाएगा। 2 सही है, 4 सही है, तो 1 तो ऑटोमेटिक सही होगा ही। 1 भी सही होगा। 1 to 4 इज द राइट आंसर। 1 to 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 52 बताओ। 52 बताओ। क्वेश्चन नंबर 52 में ये मिलान करना है। बताइए कौन सही होगा। देखते हैं आप लोग बता पाते कि नहीं। 52 सुनो, पहले कुद्दी आरसू थे, उसे उनका क्या लिखा है, न्यूज़पेपर दिया हुआ है, और कौन फाउंडर थे, कौन लिखे थे, ये बताना है। कुद्दी एक अरसाऊ थे, वो लिखे थे क्या, EV रामास्वामी नायकर। ठीक है। और किसान बुलेटिन जो थे वो किसान बुलेटिन जो थे वो लिखे थे, किसान बुलेटिन क्या लिखे थे, किसान बुलेटिन इंडिविजुअल याग्निक। ठीक है। बॉम्बे क्लोजिंग ऑर्डर कौन लिखे थे, ये तो अब बता सकते थे, फिरोज शाह मेहता। और भवानी मंदिर और बिंदो घोष। तो सो ए इज द राइट आंसर। समझो हम 2 चीज़ याद रखेंगे। हमको याद होगा बॉम्बे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो लिखे थे वो लिखे थे फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर था वो लिखे थे फिरोज शाह मेहता। बहुत बढ़िया। बॉम्बे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लिखे थे फिरोज शाह मेहता लिखे थे। एक कुद्दी अरसाऊ थे, वो लिखे थे इंदुलाल याग्निक, वो लिखे थे। बहुत बढ़िया। भवानी मंदिर और बिंदु घोष जी लिखे थे। बस दैट्स इट। चलो गदर मूवमेंट के बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 53, गदर मूवमेंट के बारे में बताइए क्या सही है। गदर मूवमेंट के बारे में बताइए क्या सही है।
गदर मूवमेंट, बता सकते हैं? गदर मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं? सुनो, गदर मूवमेंट के बारे में बताइए। 1913 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। 53, गदर मूवमेंट, द गदर मूवमेंट बिगिन इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को, ये राइट आंसर है, 1913 में हुआ था। द मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन सोहन सिंह भाखना, द राइट आंसर। सोहन सिंह जो भाखना थे, सोहन सिंह भाखना, हमको ध्यान में रखना चाहिए, गदर मूवमेंट के जो फाउंडेड किए थे। बहुत बढ़िया। गदर मूवमेंट टुक इट्स नेम वीकली, गदर मूवमेंट ब्रॉट आउट सेवरल इंडियन लैंग्वेज, इज द राइट आंसर। 1 2 3 इज द राइट आंसर। 53 का 1 2 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी, 53 का डी आंसर राइट हो जाएगा। गदर मूवमेंट में हमको ध्यान में आएगा 1913, सर फ्रांसिस्को ध्यान में आनी चाहिए, सोहन सिंह भाखना ध्यान में आनी चाहिए, बस सेवरल इंडियन लैंग्वेज ध्यान में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 बताओ। पॉलिटिकल एसोसिएशन बीइंग अर्लीस्ट, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, 54 का क्या आंसर हो जाएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या आंसर होगा? 54 का ए इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 54 का सुनो, पहले पूर्ण क्या बोल रहा है कि बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन था? पूर्ण सार्वजनिक सभा हुआ था, इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास, लास्ट में बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ था। आपको रटना होगा। क्वेश्चन नंबर 55 बताओ। कालीबंगा क्या कहाँ था? राजस्थान में था, ये हमको ध्यान में है। ये बताइए, अर्ली मैच्योर अर्ली में था या मैच्योर हड़प्पन में था? बताओ। क्वेश्चन 55, अर्ली हड़प्पन में था, याद रखिए। कालीबंगा हमको ध्यान में आनी चाहिए, कालीबंगा से प्लॉग फील्ड आपको ध्यान में आनी चाहिए, और ये अर्ली हड़प्पन में था, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। अर्ली हड़प्पन, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 बताओ। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए महाराज। अर्लीस्ट टू लेटेस्ट बताना है। समझो पहले, दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च कब हुआ था? अरे यार, दांडी मार्च आपका हुआ था 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा। 12 मार्च लिख दिए। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। पहले 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था आपका? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। मुस्लिम लीग कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग हुआ था। और सेकेंड राउंड टेबल जो हुआ था 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। तो बताना है इसमें से कौन सबसे पहले सही है। बताइए कौन ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, बताइए। अब तो बता दीजिएगा। बी इज द राइट आंसर। पहले दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च पहले हुआ था 12 मार्च 1930 को। उसके बाद 2 आ जाएगा
दांडी मार्च के बाद गांधी रिबन पैक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हुआ था, दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 और गांधी रिबन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्यों हो जाएगा? तो ये हुआ था आपका 7 दिसंबर 1931 को। सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था बेटा, वो कब हुआ था आपका? 7 दिसंबर 1931 को। और जो मुस्लिम लीग हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर को। मुस्लिम लीग हुआ था 30 दिसंबर 1906 में, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग हुआ था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 57 का बताओ क्या बोल रहा है कि इसमें 57 कितने स्टेटमेंट सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट सही है, बस याद रखिएगा। इसमें कितने स्टेटमेंट सही है? तो 3 स्टेटमेंट सही है। अमर नायक का सिस्टम के बारे में क्या सही नहीं? अमर नायक का सिस्टम के बारे में क्या सही नहीं है, ये बताना है। अमर नायक का सिस्टम के बारे में क्या सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? इट वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, सही मान सकते हैं। द मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटोरी टू govern collect tax and due to present craft person and traders in the area, ये भी मानते सही है। The retained part of the revenue for personal use and maintain stipulated contingent of horse and elephant, ये भी मानते सही। They were not allowed their share revenue or maintenance of the temple, ये गलत। सो ऑप्शन इधर राइट डी हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। सुनो, हम बात कर रहे हैं अमर नायक का सिस्टम के बारे में। ये क्या था? इट वाज मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, सही बात था। फिर क्या पूछा था? दे वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टू टेरोरिस्ट टू गवर्न कलेक्ट ड्यू टू प्रेजेंट क्राफ्ट पर्सन ट्रेड द एरिया, ये भी सही था। द रिटेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू पर्सन टू द मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटीजेंट हॉर्स एंड एलिफेंट, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये दे आर नॉट अलाउड देयर शेयर रेवेन्यू एंड मेंटेन ऑफ टेम्पल्स, ये रॉन्ग हो जाएगा, समझे। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? द पॉपुलर पोयम खूब लड़ी महारानी वो झांसी वाली रानी थी, लाइक अ मैन फाउट सी वाज रिटेन बाय, कौन लिखे थे? खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, वो लिखे थे सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा। हमको ध्यान में आएगा, खूब लड़ी वो मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, वाज रिटेन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 इलोरा टेम्पल के बारे में पूछ रहा है ना, बताओ। समझ लो, इलोरा टेम्पल के बारे में समझो, याद समझो। इलोरा टेम्पल में बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों जाते थे। अजंता केव्स में क्या थे? इसमें ओनली बुद्धिस्ट लोग जाते थे। अजंता केव में, अजंता केव कहाँ है? अजंता केव महाराष्ट्र में है, इसमें ओनली बुद्धिस्ट लोग जाते थे। इलोरा में क्या था कि इलोरा में आपका बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों जाते थे। हमको अजंता केव से पेंटिंग ध्यान में आएगा, यक्षांश, कंधर्व और स्पर्श ये ध्यान में आनी चाहिए। अब बनाओ क्वेश्चन नंबर 60, अब बन जाएगा। क्या बोला? द आर्ट हिस्टोरिकल साइट एसोसिएटेड विद एक्सक्लूसिव विथ बुद्धिज्म, गलत है भाई। इसमें हिंदू हम क्या पहले बोल दिए कि इलोरा टेम्पल में कौन कौन जाते थे? हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों जाते थे। तो बोला द आर्ट हिस्टोरिकल साइट एसोसिएटेड विथ एक्सक्लूसिवली विथ बुद्धिज्म, गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। बोल रहा है क्या, द कैलासा टेम्पल इलोरा हैज़ बीन अपस्टोर्ड स्टोन किड फाइट ब्रिक। रॉन्ग हो जाएगा, इसे भी नहीं था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 60 का डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन का 60 का डी आंसर इज द राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। इसका आंसर जाता विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, गुंतुपल्ले बुद्धिस्ट केव कहाँ लोकेटेड है। गुंतुपल्ले केव कहाँ लोकेटेड है। गुंतुपल्ले, पल्ले से हमको ध्यान में आ जाएगा आंध्र प्रदेश, वही आंध्र प्रदेश में होगा। गुंतुपल्ले से हमको क्या ध्यान में आएगा, गुंतुपल्ले बुद्धिस्ट केव कहाँ पे है, गुंतुपल्ले बुद्धिस्ट केव तो आंध्र प्रदेश में है। बहुत बढ़िया। हमको आंध्र प्रदेश पॉलिटी में हम ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 371 डी, 371 एफ में सिक्किम था, ए में नागालैंड था, 371 में गुजरात था, आपको ध्यान में आनी चाहिए। सी में मणिपुर था, बहुत बढ़िया। जी में मिजोरम था, एच में अरुणाचल प्रदेश था, आई में गोवा था, जे में कर्नाटका था। आर्टिकल 343 के 243 के में पंचायत, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। 62 में अभी जस्ट बताया, अजंता केव के बारे में पूछ ही दिया। देखो अजंता केव के बारे में, द डिस्प्यूट यक्षास गंधर्व स्पर्श पेंटिंग डिपिसिट यक्षास गंधर्व और स्पर्श, अभी जस्ट बोले। क्वेश्चन नंबर 62 ये तो सही हो जाएगा। अब बोला द आर्ट्स यूज टू टेक्निक प्रोवाइडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्वेश्चन 62 का सी इज द राइट आंसर, दोनों हो जाएगा। द पेंट अजंता केव में क्या था कि ओनली बुद्धिस्ट लुक के लिए था। द पेंटिंग डिफिस यक्षास गंधर्व और स्पर्श सही था। द आर्टिस्ट हैव यूज्ड द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नील दर्पण के बारे में बताओ। नील दर्पण प्ले क्या है, डिपिशिएट द एट्रोसाइट ऑन द इंडिगो प्लांटर वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अच्छा, इसमें बहुत बच्चे क्या मार के आते बताए, मैं भी मार के आया था 63 का ए आंसर जो गलत हो जाएगा। इनका आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा बताओ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माइकल मधुसन दत्ता इज द राइट आंसर। ये ट्रांसलेट किए थे नील दर्पण को, और दिन बंधु जो मित्रा थे वो रिटेन किए थे। सुनो, नील दर्पण में रिटेन किए थे दिन बंधु मित्रा, लेकिन उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में जो किए थे उनका नाम क्या था, मधुसन दत्ता। सॉरी, माइकल मधुसन दत्ता इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया था, जल्दी के चक्कर में गलती कर हो गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के बारे में बताइए कितने स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 64 बताओ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला, शाह माल मोबिलाइज द बरौत रीजन द उत्तर प्रदेश एंड इंग्लिश मैन एंड कन्वर्टेड इनटू हॉल ऑफ जस्टिस। सही है। क्या बोला है, गांव वाज द को लीडर ऑफ सिंभू नगर रीजन ऑफ छोटा नागपुर। भाई ये तो हुआ था बिहार साइड में, तो छोटा नागपुर क्या है दे दिया, इससे हम एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 64 का ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर ये गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 65 का बताओ। क्या बोला है, मदर गॉडेस मदर एज सी वाज मदर सी एज सी इज मदर एज सी विल बी। कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आनंद मठ इज द राइट आंसर। मदर गॉडेस के बारे में हमको ध्यान में आनी चाहिए आनंद मठ। दैट्स इट। ये क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताओ। इसमें कितने स्टेटमेंट सही है। इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, ध्यान में आनी चाहिए। सरोजिनी नायडू से हमको कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या, अभी जस्ट बताए थे, गवर्नर थी। ठीक है। पंडिता रमाबाई द कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन colonial enjoy all the right opportunity benefit Chen Tarabai Sindhe was field medicine and ruler Sojini Naidu the delegation London of female franchise।
इसमें दो स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन दो स्टेटमेंट सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 का बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन को लगा। साल्ट सत्याग्रह वर्क्स, साल्ट सत्याग्रह लोकेटेड इन, कहाँ था बताओ? क्वेश्चन नंबर 67, डी इज द राइट आंसर, कर्नाटका होगा आंसर बाबू, सब हो गए ना। साल्ट सत्याग्रह लोकेटेड कहाँ था? कर्नाटका। बहुत आदमी गुजराती है तो इजी में एलिमिनेट हो जाता। साल्ट से हमको ध्यान में आएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड आपको ध्यान में आनी चाहिए। Na पे प्लस 67 से स्टार्ट कर। जय हिंद एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे। आपको मैं इससे पहले जो क्वेश्चन 66 तक मैं करवा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। PYQ पैटर्न नाम है। इसमें इसलिए थोड़ा समय में लग रहा है क्योंकि हम रिलेट भी कर रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, जितना हो रहा है मैं रिलेट भी कर दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन देखा और आंसर मार दिया, ऐसा बात नहीं है। चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी झलक देख लीजिएगा, अगर थोड़ा समय देते हैं तो दो क्वेश्चन में पता चल जाएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट कर, हाँ 68 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये तो हम बता चुके हैं कर्नाटका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, बोल रहा है कालाराम टेम्पल नन फॉर टेम्पल एंट्री मोमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कालाराम टेम्पल जो है कौन से स्टेट में है बताइए? कालाराम टेम्पल कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये द राइट आंसर। बस कालाराम टेम्पल कहाँ है आपका? कालाराम टेम्पल आपका महाराष्ट्र में है। अजंता केव्स कहाँ था? अजंता केव्स आपका मुंबई में है। अजंता केव्स में आपको क्या ध्यान में, ओनली बुद्धिस्ट लोग जाते थे। एलोरा में बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन जाते थे। बस इतना ही याद रिलेट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मातंगी हाजरा एंड लक्ष्मण नायक सेक्रीफाइस देयर लिव्स, किस में सेक्रीफाइस किए थे? मातंगी हाजरा और लक्ष्मण नायक जी। क्वेश्चन नंबर 69 इसका हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने मातंगी हाजरा जी और लक्ष्मण नायक जी सेक्रीफाइस किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या ध्यान में आएगा? 1942 ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। नॉन कॉपरेट मूवमेंट और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कब हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का बताइए। विथ रिफरेंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोपेकी एसोसिएटेड विथ, किससे रिलेटेड था? क्लोथ से नहीं था, लैंड मेजरमेंट से नहीं था, द टाइप ऑफ स्पोर्ट इन साउथ इंडिया नहीं था, क्वाइन से रिलेटेड था। याद रखिएगा कोपेकी जो एसोसिएटेड से था तो क्वाइन से था। हमको लैंड से ध्यान में आएगा, शेड्यूल 9 हमको ध्यान में आ गया। शेड्यूल 9 में दिया गया है। 9 को हम फर्स्ट से जोड़े थे, 9th में वही दिया गया था जुडिशल रिव्यू के बारे में और लैंड के बारे में। बहुत बढ़िया। 10th में क्या था बताइए? 10th में क्या था? और 11th में क्या था? 12th में क्या था? 10th में था एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको 52nd अमेंडमेंट अमेंडमेंट ध्यान में आनी चाहिए। 11th से पंचायत आपको ध्यान में आनी चाहिए। 73rd ध्यान में आनी चाहिए। और 12th को 74 से जोड़ेंगे और क्या ध्यान में आनी चाहिए आपको? म्यूनसिपालिटीज ध्यान में आनी चाहिए। फर्स्ट यूनियन टेरिटोरी में था। सेकेंड क्या था? सैलरी के बारे में था। और थर्ड ओथ के बारे में था। फोर्थ था अलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा। फिफ्थ में शेड्यूल एरिया था। और 6th में क्या था बताइए ज़रा? असम, त्रिपुरा, मिजोरम में क्या था? 7 में डिवीजन ऑफ पावर था। तो डिवीजन ऑफ पावर में यूनियन, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या था? स्टेट और स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या था कि स्टेट और सेंटर चाहे दोनों रूल बनाएंगी मिलके, और यूनियन में ओनली सेंटर बनाएंगी, स्टेट में स्टेट बनाएंगी, और पार्लियामेंट चाहेगी तो बना सकती है। 8 में क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में था। 8 शेड्यूल में क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में था, जिसको BDMS बोर्ड डिग्री में मैथिली संथाली आपको ध्यान में आनी चाहिए। बस ऐसे रिलेट किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 71 आइए। इकोनॉमिक्स की दुनिया में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। ध्यान से सुनिएगा, आपको हम बहुत ही बढ़िया तरीका से हम आपको बताएंगे और मस्त तरीके से समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं ओलियोग्राफी के बारे में समझते हैं। समझिए इधर इधर ध्यान, मेरा जादू देखिए, कभी गलत इससे क्वेश्चन नहीं होगा। ओलियोग्राफी में क्या था समझिए। ओलियोग्राफी में क्या था कि इसमें एंट्री बैरियर होता है। तो बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, आप तो रटवा दिए। नहीं बेटा मैं रटवाया नहीं, समझो पहले। ओलियोग्राफी में क्या था कि एंट्री बैरियर था। इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और फ्यू सेलर्स होते हैं। समझिए ओलियोग्राफी में क्या होता है, इसमें बेचने वाले बहुत सारे होंगे और खरीदने
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सॉरी 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 सुनो, इस ओलियोगैपी में समझो, ध्यान सुनो सुनो, ओलियोगैपी में एंट्री बैरियर होता है सर। बैरियर क्यों होता है? क्योंकि इसमें भाई देने वाले बहुत, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मतलब खरीदने वाले बहुत हैं, समझो। ओलियोगैपी में, ओलियोगैपी में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, मतलब खरीदने वाले कम हैं और बेचने वाले बहुत कम हैं। तो जैसे हमें एग्जांपल में कौन आ जाएगा? जियो, एयरटेल, एप्पल, अमेज़न, मिंत्रा वगैरह, ये सब आपका ओलियोगैपी, गोपोली का एग्जांपल में आ जाएगा। ओलियोगैपी हम उसको बोल देते हैं, लेकिन ओलियोगोपोली है। ओलियोगैपी में क्या है कि बेचने वाले इसमें कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, बस इसी याद रखना है। जियो, एयरटेल हो गया, ये सब हो गया। क्योंकि जियो हम मैं खुद अपना चाहूँगा कोई सिम लॉन्च करने का तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें एंट्री बैरियर है। और इसमें क्या कहते हैं कि से बेचने वाले जो हैं बहुत ही कम है लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा हैं। ओलियोगैपी की एग्जांपल। अब मोनोपोलिस्टिक्स समझो क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक्स में क्या होता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ शेयर हैं, इसमें एंट्री करना आसान होता है। जैसे मानो क्लोजअप हो गया, डव हो गया, ये सब मोनोपोलिस्टिक्स एग्जांपल हो जाएगा। तो क्लोजअप में बोलता है कि जितना पास उतना बेहतर। फिर कॉलगेट वाला बोलेगा कि कॉलगेट वाला बोलेगा कॉलगेट भी है, क्लोजअप भी है, कॉलगेट वाला कुछ अलग बोल देगा। तो कॉलगेट हो गया और क्लोजअप हो गया, उसमें कितना सारा ब्रांड है। जैसे हमें साबुन में सॉफ्ट डोव लेकर चलेंगे, चाहे पियर्स साबुन लेकर चलिए, कोई भी साबुन आप लेकर चलिए, तो ये सब मोनोप्लास्टिक्स के एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत बढ़िया। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। जैसे समझो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जैसे गोलगप्पा वाला कहता है आज गोलगप्पा ले लो, आलू ले लो वगैरह बेचता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स देखने को मिलेंगे। इसमें एंट्री आसान होता है और एग्जिट भी आप आसान से कर सकते हैं। मानो आज आपको गोलगप्पा बेचने का मन है, आप बेच सकते हैं, कल बेचने का मन नहीं, आप एग्जिट कर सकते हैं। इसमें एंट्री ईजी है। लेकिन अदर चीज़ में मानिए कि आप एयरटेल वगैरह में, चाहे सब में एप्पल का आप खोल लिए, उसमें चाहिएगा एंट्री, आप कल से नहीं जाएंगे, कल से बंद कर देंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। आलू वाला हम इस समय कर सकते हैं। चलो, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, जितना बेचने वाले उतना खरीदने वाले होते हैं। ठीक बोला। इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। मानो आप जाते हैं बाज़ार में, हम लोग जाते हैं सब्जी लेने, तो देखते हैं आलू वाला लगभग तो 5 को मिनिमम होता है, बेचने वाला होता है ना, खरीदने वाला भी उतना ही होता है। ठीक है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन में हाई होता है, कंपटीशन इसमें हाई देखने को मिलता है। ठीक, एक होता है मोनोपोली। समझो मोनोपोली में क्या होता है कि सिंगल फर्म होते हैं। मोनोपोली में क्या होंगे? सिंगल फर्म होंगे। जैसे में इसमें एंट्री टफ होता है। एग्जांपल में रेलवे एग्जांपल हो जाएगा मोनोपोली का। इसमें प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। मानो बिहार से दिल्ली का दाम है 1500 रुपया स्लीपर का, और वो कल कर दे 2500 रुपया, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप अपना ट्रेन चलाने लगोगे, आपको तो मजबूरी है, जाना ही होगा उससे। इसमें मोनोपोली में क्या होता है कि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। इसमें सिंगल फर्म होता है, एंट्री इसमें टफ होता है, तो मोनोपोली के एग्जांपल में हो जाएगा। अब बताइए, अब इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नॉट करेक्ट बताना है। बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 71 सुनो। ओलियोगोपी में हम क्या बताएं कि इंटरडिपेंडेंस, ओलियोगोपी में क्या बताएं जियो एयरटेल से, इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, सही बात है। इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग मान सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक्स में क्या है कि फर्म इज अ प्राइस सेटर, क्या बोल रहा है कि फर्म इज अ प्राइस सेटर, ये भी सही लग रहा है। परफेक्टली में क्या होता है कि प्रोड्यूसेस सोशली, परफेक्टली कंपटीशन में क्या होता है? प्रोड्यूसेस सोशली। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में खरीदने तो सोशलिस्ट। मोनोपोली में क्या होता है? समझो मोनोपोली में हम क्या बताएं, सिंगल फर्म होता है। प्रोड्यूस एन इफिशियंट लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोड्यूसेस एन इफिशियंट लेवल ऑफ आउटपुट 71, ये रॉन्ग हो जाएगा। मज़ा आया? हम बात किए हैं परफेक्टली कंपटीशन में, कंपटीशन हाई होता है, होमोजीनियस होमोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन बजट 2025 इंक्रीज हुआ था सेक्टरल कैप एफडीआई पर कैप 100% फ्रॉम 74%। किसमें, कौन सा सेक्टर में? तो इंश्योरेंस सेक्टर में हुआ था, ये याद रखिएगा। यूनियन बजट 2025 में इंक्रीज किया था सेक्टरल कैप एफडीआई जो परसेंट हुआ था 74%, किसमें? यूनियन इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस हमको ध्यान में आएगा, यूनियन लिस्ट के एग्जाम्पल में आ जाएगा। डिफेंस सेक्टर भी यूनियन लिस्ट के एग्जाम्पल में आ जाएगा। ऐसे लेट करके किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 73 बताओ। द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज, साइज को आप रिड्यूस कर रहे हैं वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर्स प्राइज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? से क्वेश्चन नंबर 73, उसको बेटा श्रिंकफ्लेशन बोलेंगे। जब आप प्राइज में रिड्यूस कर सॉरी प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ साइज में रिड्यूस करते हैं वाइल मेंटेनिंग इन इट्स स्टिकर प्राइज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? श्रिंकफ्लेशन। और क्वेश्चन नंबर 74 से, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में कौन सा करेक्ट है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 74, क्या बोला? इंडिया रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये भी लाइन सही है। याद रखें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब बताइएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 157 है। ये ध्यान में आनी चाहिए। हमको फ्रीडम से ध्यान में आएगा, प्रेस से हमको ध्यान में आएगा आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। उसका 6 टाइप है, ABCD। चलो, क्या बोला है? फंडिंग ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट इज क्या है? सोर्स प्राइमली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर क्या इंटिटीज एंड इज कंसल्टेंट फार्मास्यूटिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी सही है। गलत, ये गलत हो जाएगा। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, डेवलपमेंट एंड सोशल प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबल इनोवेशन एंड प्राइवेट सेक्टर, ये लाइन से हम कट कर सकते थे। चलो, क्वेश्चन नंबर 74 का ए इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 75, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताइए, कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, द आई वॉज एस्टेब्लिश इन 1999 गुवाहाटी, यही गलत हो गया। द मेंटेन ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड ट्रेनिंग रिसर्च कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 का 2 इज द राइट आंसर। समझो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है बेटा कि द मेन एम उनका होता है प्रोवाइड ट्रेनिंग रिसर्च एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज इज द राइट आंसर। लेकिन 1999 वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू कैपिटल इफेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या होगा बताओ। द इफेक्टिव क्या बोल रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज GDP इंक्रीज फ्रॉम 2020-21 से 23-24, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ये द राइट आंसर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड परसेंटेज GDP इनके 2020 से 21, 23 से 24 सही है, लेकिन रेवेन्यू जो दे दिया नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, ये ऐसे भी ये करंट अफेयर का है तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इंडिया के बारे में क्या सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77, DEH लॉन्च अगस्त 2019 सही है। DEH बूस्ट एक्सपोर्ट ओनली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, ओनली जहाँ दे दिया UPSC, जहाँ पे मतलब रजिस्टर कर रहा है, मतलब कि इसको क्या बोल सकते हैं, मल्ली सम ये सब वर्ड दे देता है, तो समझो UPSC वहाँ उस ऑप्शन में खेला जरूर करता है। वहाँ पे आप तुक्का मार सकते हैं, चाहे न्यू ऑप्शन कोई दे दिया, आपको कभी लगे नहीं कि आप कभी सुने हैं, वो भी आंसर पे खेल सकते हैं। चाहे बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, उस पर भी खेल सकते हैं, या ऑप्शन C पे भी खेल सकते हैं। बस करेक्ट कौन नहीं था ये बताना था कि DEH जो था लॉन्च हुआ था 2019 में, अगस्त 2019 में, सही बात है। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिटायर्ड रोल ऑफ DEH, ये भी सही है। और क्या है? द DEH एम प्रमोट्स एक्सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन फैसिलिटी लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये भी सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है। ओनली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री से ओनली सिलेक्टेड जो दिया उसी से हम पकड़ लिए। क्वेश्चन नंबर 78 बताओ, क्या टीम टेयर के बारे में क्या सही है? TTT
क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का बताओ। टीटी इज अ पायनियरिंग इनिशिएटिव एम्स इम्प्रूविंग एसेंशियल लाइफ स्किल एडोलेसेंट अक्रॉस इन इंडिया। मानते हैं सही है। टीटीटी इज द पायनियरिंग इनिशिएटिव एम्स इम्पार्टिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल टू स्टूडेंट अक्रॉस इन इंडिया। समझिए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का सी राइट हो जाएगा, समझो। कैसे टीटी के बारे में जानते हैं। टीटी में क्या बोला, टीटी इज अ पायनियरिंग इनिशिएटिव दैट एम्स एट इम्पार्टिंग, क्या बोल रहा है कि एसेंशियल लाइफ स्किल टू एडोलेसेंट स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, राइट है। और टीटी इज द पायनियरिंग इनिशिएटिव दैट एम वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। आपको लगने से भी पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट सही है गलत है। थोड़ा सा इस पर सी पे खेल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 79 बताइए। एनुअल पीरियोडिक लेबर सर्वे, ठीक है, 2023 से 24 में नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कितने स्टेटमेंट सही है इसमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 79, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोले, एनुअल, अरे यार, एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल पीरियोडिक लेबर सर्वे। द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन डोमिनेंट इन एम्प्लॉयमेंट विथ शेयरिंग राइजिंग 44% 2017 से 18, 46% 2023 से 24। ये तो क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, एक मिनट गाइज, आप लोग बताइए तब तक। बताइए बताइए, ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन पहले, उसके बाद चलेंगे। चलो क्या बोल रहा है, द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्स डोमिनेट एम्प्लॉयमेंट 44% 2017 से 18, 2040, ये राइट है। द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर एग्रीकल्चर हैज़ ड्यूरिंग 2017 से इतना 24, सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, देख लीजिएगा, समझो। 2017 से 18 के पास 44% था, 2023 से 24 के बीच 40% था, इतना ध्यान में। 2017 से 18 40%, 2023 से 24 40%, बस। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ट्रांसपोर्टिव स्टेप इंडियन इम्यूनाइजेशन इफेक्टिव वैक्सीनेशन रिकॉर्ड फॉर वुमेन चिल्ड्रन 60 ईयर, बताइए क्या होगा। यूविन पोर्टल इज द राइट आंसर। यूविन पोर्टल में क्या होता है बताइए। यूविन पोर्टल में क्या होता है, दिया गया हुआ है यूविन इज द राइट आंसर। सुनो, इसमें 0 से 16 साल तक का टीकाकरण होता है, बहुत बढ़िया। गर्भवती महिला इसमें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसमें डिजिटल जो वैक्सीन जो लगता है उसका सर्टिफिकेट मिलता है यूविन पोर्टल पे। क्या मिलता है, डिजिटल वैक्सीन जो लगता है, टीकाकरण इसका होता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉलिक मशीन कोड नीडेड टू प्रोग्राम पार्टिकुलर प्रोसेसर फैमिली, कौन सा सही होगा। हाई लेवल, मशीन लेवल, असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 81, असेंबली लैंग्वेज इज द राइट आंसर। बस आपको रटना होगा, बस कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आपको रटना होगा। क्या बोला है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड नीडेड टू प्रोग्राम पार्टिकुलर प्रोसेस या
प्रोसेसर या फैमिली असेंबली लैंग्वेज आपको ध्यान में नहीं चाहिए। राइट आंसर। चलो 82। यूज ऑफ सॉफ्टवेयर पुट के बारे में बताना है, कितना करते हैं यूज ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 82। कनेक्ट क्लाइंट कंप्यूटर टू सर्वर, सही है। क्वेश्चन नंबर 82। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर पोर्ट जो यूज करते हैं आप लोग, तो कनेक्ट क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई सर्विस मेल लाइक ट्रांसफ़र, ये सही हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल डिवाइस नहीं होता, नहीं लाइक कैमरा स्कैनर, इसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। सॉफ्टवेयर जो है पोर्ट उसके बारे में बता रहे हैं, तो क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर ये हम मान सकते थे। चलो कनेक्टिंग लाइक कैमरा स्कैनर इसमें कैसे आ जाता। 83 बताओ। Assuming the computer is a 4-bit computer, ठीक है। What result is produced after subtraction 3 and 5? previous component representation, ये क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। बी इज द राइट आंसर। देख लो क्वेश्चन नंबर 83 का क्या आंसर होगा, बी। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, एनओटी के बारे में पढ़े थे, ओआर के बारे में पढ़े थे, एएनडी के बारे में पढ़े थे, नंद के बारे में पढ़े थे, लेकिन डिवीजन के बारे में नहीं पढ़े थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नॉट पूछा है, नॉट अ लॉजिकल ऑपरेट। नंद गेट भी पढ़े थे, नॉट गेट भी पढ़े थे, और भी पढ़े थे। चलो 85। पर्पस ऑफ डिप्लॉइंग अ फायरवॉल के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 85। क्या बोल रहा है, फायरवॉल में एग्जामिन ईच पॉकेट अराइविंग फ्रॉम इंटरनेट। एग्जामिन ईच पॉकेट यहाँ से हम एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। क्या फायरवॉल में प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस मान सकते हैं, ब्लॉक सस्पिशियस एक्टिविटी मान सकते हैं फायरवॉल में। इंटरकनेक्ट टेलीफोन कहाँ आ जाएगा भाई, तो ऑप्शन क्या सही होगा, 2 and 3 इज द राइट आंसर। 85 का सी इज द राइट आंसर, सी। समझो हम फायरवॉल के बारे में बात किए हैं, तो ईच जो दिया है अराइविंग फ्रॉम इंटरनेट एग्जामिन के बारे में, ये गलत तो हो जाएगा ऑप्शन से। प्रिवेंट और ब्लॉक सस्पिशियस एक्टिविटी दोनों सही थे, इसलिए हम इस पर खेले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 बताओ क्या है। एस्टी पॉल प्लेटू लोकेटेड इन विच ओशियन रीजन। एस्टी पॉल प्लेटू जो है कौन से रीजन में है। एस्टी पॉल कौन से रीजन में, प्लेटू के बारे में है बताइए। एस्टी पॉल प्लेटू कौन से रीजन में बता सकते हैं। बताइए एस्टी प्लेटू कौन से रीजन में है बताइए। बताइएगा। प्लेटू के बारे में हम रिवीजन करवाने का सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है ना। साउदर्न इंडियन ओशियन इज द राइट आंसर। एस्टी जो पॉल प्लेटू हैं उससे हमको ध्यान में नहीं चाहिए, साउदर्न इंडियन ओशियन। समझो एक होता है कोमोरोज,
तो कोमोरोस का याद रखिए, कोमोरोस क्या है आपका अफ्रीकन प्लेट है। प्लेट के बारे में तो हम रिवीजन करवा देते हैं। कोमोरोस क्या है आपका अफ्रीकन प्लेट है। देखो है बैफिन आइसलैंड नॉर्थ अफ्रीकन प्लेट है। बैफिन आइसलैंड आपका क्या है आपका नॉर्थ अफ्रीकन प्लेट है। श्रीलंका में आपको मिलेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। श्रीलंका में आपको कौन सा प्लेट मिलेंगे देखने को, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अंडमान आइसलैंड से आपको क्या ध्यान में आनी चाहिए, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट से हमको अंडमान आइसलैंड ध्यान में आ गया। यूरेशियन प्लेट से क्या ध्यान में आएगा, अंडमान आइसलैंड ध्यान में आएगा। श्रीलंका से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ध्यान में आएगा। बैफिन आइसलैंड से नॉर्थ अफ्रीकन प्लेट ध्यान में आ गया। कोमोरोस से अफ्रीकन प्लेट ध्यान में आएगा। दैट्स इट। 86 बताओ कौन सा लेक के बारे में सही नहीं है। ये तो टफ क्वेश्चन में आएगा, याद रखिएगा, इसको देखना पड़ेगा आपको। डिट्रॉइट जो है सुपीरियर में नहीं आएगा, बस टोरंटो ओंटारियो में आएगा, क्या मियावाकी मिचिगन में आएगा, बफेलो एरिया में आएगा, ये सब राइट है। डिट्रॉइट सुपीरियर में नहीं आएगा शायद से। क्वेश्चन नंबर 88। आइए ज्योग्राफी की दुनिया में क्या बोल रहा है, रेफरेंस लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 88। एल्कराज याद रखिएगा आइसलैंड है जो अमेरिका में है। एल्कराज आइसलैंड कहाँ है, अमेरिका में है। एक है हैमर आइलैंड का है, सॉरी हैमर क्या है आपका, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भी ध्यान में नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 88 का पहले जवाब तुम लोग दो। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लैटिट्यूड चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। सही है। क्वेश्चन नंबर 88। If the parallel are drawn interval 1 degree and total parallel thus including equator will be 179. The distance between two successive slightly from equator to pole. C the right answer. कोचिंग वाले इसका बहुत सी दिए हुए हैं, कोई डी दिया हुआ है। डी द सॉरी राइट आंसर। बहुत कोचिंग वाले सी भी दिए हुए हैं यार सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अर्थ क्रस्ट के बारे में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, वेट परसेंटेज में बताना है। किसका सबसे पहले होगा, पहले कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन। पहले कैल्शियम आया, ठीक कैल्शियम, तो कैल्शियम को हम ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का सी पहले नंबर पे मिल गया कैल्शियम। कैल्शियम के बाद हमको क्या होगा, मिलेगा एल्युमिनियम। कैल्शियम के बाद एल्युमिनियम की ओर चले गए, ठीक है। कैल्शियम के बाद एल्युमिनियम मिला, एल्युमिनियम के बाद क्या मिलेगा, एल्युमिनियम के बाद हमको सिलिकॉन मिलेगा, लास्ट में ऑक्सीजन मिलेगा। अर्थ क्रस्ट असेंडिंग ऑर्डर में बताना है और वेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताना था, इसलिए ये आपको ये आंसर हो जाएगा। अर्थ क्रस्ट का एक क्वेश्चन आता है जो मोस्ट अबंडेंट कहाँ पे है, तो ऑक्सीजन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ऐसे में पूछ देगा तो आयरन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19। अभी पढ़ाएं वो आ गया, देखो अब आंसर गलती नहीं। श्रीलंका के बताए हैं अभी जस्ट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बहुत बढ़िया। बैफिन आइसलैंड कहाँ पे है बताए हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में बताए हैं अभी जस्ट, बहुत बढ़िया। अंडमान आइसलैंड कहाँ है, यूरेशियन पे। कोमोरोस कहाँ है, अफ्रीकन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया। 19 का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। अभी जस्ट बताएं। 91 का बताओ। रेफरेंस रिएक्टर स्केल के बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 19(1).
इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ स्केल ऑफ एन अर्थक्वेक। गलत बात। रिएक्टर स्केल को हम यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड में, और मरकाली इंटेंसिटी को क्या चीज़ में यूज़ करते हैं? रिएक्टर स्केल को यूज करते हैं मैग्नीट्यूड में, और मरकाली को इंटेंसिटी में यूज़ करते हैं। याद रिएक्टर स्केल को यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड में और मरकाली को इंटेंसिटी में, याद आनी चाहिए। तो रिएक्टर इंडिकेट्स दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सही बात है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझो, अंदर में प्लेट, अर्थक्वेक कैसे होता है? अंदर में प्लेट होता है, जब प्लेट एक दूसरे पे चढ़ता है, टकराता है, तो अर्थक्वेक होता है, उसमें से कुछ एनर्जी निकलता है। हमको ध्यान में आएगा पी वेव, इस वेव ध्यान में नीचे। पी वेव आपका को प्राइमरी वेव बोलते हैं, इस वेव को सेकेंडरी वेव बोलते हैं। जो प्राइमरी वेव होता है तीनों में ट्रेवल करता है, सेकेंडरी वेव आपको ओनली सॉलिड में करता है, और इस वेव का साइड ओजन ज़्यादा होता है, ध्यान में ये भी आनी चाहिए। इस वेव परपेंडिकुलर होता है, पी वेव पैरेलल होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। पी वेव और एस वेव दोनों थोड़ा थोड़ा एनर्जी छोड़ता है तो बनता है एल वेव। एल वेव को हम सर्विस वेव बोलते हैं, वो जो मोस्ट डेंजरस होता है, ये भी अर्थक्वेक से ध्यान में आनी चाहिए। और क्या हम ध्यान में रिलेट कर सकते हैं अर्थक्वेक से? और कुछ रिलेट कर सकते हैं, बताओ। अर्थक्वेक से और कुछ रिलेट कर सकते हैं? पी वेव, एस वेव हो गया, और साइक्लोन तो अलग टॉपिक हो जाएगा। साइक्लोन का कोरिलेसिस फोर्स नॉर्थ में कहाँ जाएगा, और नॉर्थ में राइट घूमेगा, साउथ में लेफ्ट घूमेगा, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। चलो, ज़्यादा रिलेट करवा दिए। चलो, ग्लेशियल ट्रफ के बारे में बताओ। 1 मिनट, ग्लेशियल ट्रफ के बारे में कौन सा ही है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन 92 का आंसर जवाब। 1 मिनट गाइस। क्वेश्चन नंबर 92 का जवाब दो। अल्पाइन ग्लेशियर स्ट्रीप वैली देयर सॉइल क्या है? रिगोलिथ एंड सेडिमेंट फ्रॉम अ ग्लेशियल ट्रफ व्हेन अ सी लेवल इज बिलो द फ्लोर फॉर अ ग्लेशियल ट्रफ एंड सी वाटर इंटर आइस क्रिएटिंग अ फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 92। ऐसा क्वेश्चन मिले आपको समझ में नहीं है तो आप ऑप्शन सी मार के आ सकते हैं तुक्का में, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऐसे भी है। ग्लेशियल ट्रफ के बारे में हम पढ़ा चुके हैं इस चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। हमको जो टॉपिक आया हुआ है एग्जाम में आपको, वो सब मैं आपको पढ़ाया हूँ, रिलेट करवाया हूँ, रिवीजन करवाया हूँ। आप जाकर देख सकते हैं चैनल का नाम हुआ PYQ पैटर्न हब। आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताओ, मिड लैटिट्यूड के बारे में बताओ। मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट बताओ क्या सही होगा? मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 93। सुनो, मिड लैटिट्यूड में क्या होता है? मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट लार्जली ऑफ ट्री ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग समर सेशन। गलत। मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट आर नेटिव ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीकन एंड वेस्टर्न यूरोप। सही है। इन एशिया मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट बेल्ट बिटवीन बोरियल फॉरेस्ट एंड नॉर्थ स्टेपी लैंड टू साउथ क्या है? एक बीच हिकरे वाल्टन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बीच हिकरे एंड वाल्टन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये भी राइट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1 मिनट, चलो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिड लैटिट्यूड डिसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है लार्जली ऑफ ट्री एंड देयर लीव्स ड्यूरिंग समर सेशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। मिड लैटिट्यूड जो फॉरेस्ट होता है नेटिव टू ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन एंड वेस्टर्न यूरोप। सही है। इन एशिया मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट आर बेल्ट टू द बोरियल फॉरेस्ट एंड नॉर्थ स्टेपी क्या है? लैंड टू द साउथ, ये भी सही है। बीच हिस्ट्री एंड वालनट, बीच हो गया, हिकरी हो गया, वालनट हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है? मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट का।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो असेंडिंग एटमॉस्फेयर को बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कौन सही होगा। पहले कौन आएगा फिर लास्ट में कौन आएगा। सुनो, पहले हाइड्रोजन आएगा, ठीक मानते हैं, तो हाइड्रोजन आएगा तो थ्री वाले अब दोनों जाइए, ठीक। हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा आपका, जिनोन आएगा। हाइड्रोजन के बाद जिनोन आएगा, मतलब 2 4 दिया है, बहुत बढ़िया। 2 4 के हाइड्रोजन के बाद जिनोन आ गया, फिर हीलियम आएगा। हीलियम के बाद नियोन आएगा। हीलियम के बाद नियोन आएगा, तो हीलियम के बाद नियोन। क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन सी द राइट आंसर। समझो, पहले आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आपका आएगा जिनोन, जिनोन के बाद आएगा हीलियम, हीलियम के बाद आएगा नियोन, ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और कार्बन 0.02% है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब हम तो एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं, होता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। सुनो, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि जो हम लोग जहाँ ब्रेथ एग्जिस्टिंग करते हैं ट्रोपोस्फीयर में करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ओजोन लेयर इसमें आपको देखने को मिलता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही हवाई जहाज जो चलता है स्ट्रेटोस्फीयर में चलता है, बहुत बढ़िया। थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि आपको मेटेराइट बर्न अप वगैरह जो होता है थर्मोस्फीयर में होता है। आयनोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में, आयनोस्फीयर किस में मिलेगा, थर्मोस्फीयर में। एक होता है एक्सोस्फीयर, जो आउटर स्पेस होता है वीक होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। 95 बताओ। द पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी विंड लार्जली डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। प्लेनेटरी विंड, विंड आपका कैसे फ्लो करता है, हाई से लो करता है, ये ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। विंड में क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ होता है। लेटीट्यूड का वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है। डिस्टर्बेंस ऑफ कंटिनेंट होता है एंड ओशियन में, सही बात है। रोटेशन ऑफ द अर्थ सही है, डिस्टर्बेशन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन ये भी सही है, लैटिट्यूडनल एंड एटमॉस्फेरिक हीटिंग ये भी सही है। विंड आपका हाई से लो होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 95 का कौन आंसर सही होगा, डी इज द राइट आंसर। सुनो, प्लेनेटरी विंड में क्या होता है, रोटेशन होता है अर्थ का, लैटिट्यूडनल वेरिएशन होता है, डिस्टर्बेंस होता है कंटिनेंट और ओशियन में, विंड हाई से लो फ्लो करता है। अब हम रिलेट कर लेते हैं हॉट विंड और कोल्ड विंड में। हॉट विंड का एग्जांपल में हो जाएगा लू, चिनूक, सिरोको फ्रांस में है, फोन और सहारा और खमसिन, खमसिन का है इजिप्ट में है। हम बात कर रहे हैं लू इंडिया का है, याद रखिएगा। हॉट विंड का एग्जांपल हम बात करते हैं तो लू, चिनूक, सिरोको, फोन, सहारा, खमसिन आएगा। कोल्ड विंड में कौन आ जाएगा, मिस्त्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, पैम्पीरो, विली, पुर्गा, ठीक है। कौन कौन आएगा समझो, मिस्त्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, पैम्पीरो, विली, पुर्गा, ये सब कोल्ड विंड का एग्जांपल है, बस डेट्स इट। ऐसे लेट होता है। क्वेश्चन नंबर 96, वाटर वेपर के बारे में एटमॉस्फेयर में कौन सा है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 96, इट इज़ द रोल ऑफ द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। वाटर वेपर के बारे में सही है। वाटर वेपर आपका कौन सा गैस है, वाटर वेपर आपका, और कौन सा गैस है, कौन सा गैस था यार, बोल रहे हैं बायोगैस है, कौन सा गैस होता है, ग्रीन हाउस गैस, याद रखिए ग्रीन हाउस गैस है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलोंग द अर्थ, नीदर बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट, ठीक है। वाटर वेपर क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक ब्लैंकेट अलोंग द अर्थ टू नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। नीदर के साथ नॉर का यूज करते हैं, इधर के साथ और का यूज करते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है प्रीपोजिशन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर से ध्यान में आनी चाहिए, स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी इन द एयर में, ब्लैंकेट अलोंग द अर्थ, नीदर बिकम टू कोल्ड और नॉट टू कोल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 बताइए।
इसका करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है 97 का, ठीक है, और कितना करेक्ट मैच है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम समझाते हैं, काहे डायरेक्ट मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं समझा देता हूँ। पहले हम बात कर लें किसके बारे में, सब ट्रॉपिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सुनो, सब ट्रॉपिकल में क्या होता है कि 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यहाँ पे घास के मैदान होते हैं, पेड़ यहाँ पे कम होते हैं। सब ट्रॉपिकल स्टेपी में क्या होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर बारिश होगी, घास का मैदान होगा, पेड़ बहुत कम होगा, गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तब इससे नो ड्राई सेशन, वार्म समर होता है, गर्मी यहाँ पे ज़्यादा आता है, नो ड्राई सेशन, ये सही है। चलो अब हम बात करते हैं, क्या है कि एक होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में समझ लो एक थोड़ा सा, ये भी लेट कर देते हैं। टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में समझो। टुंड्रा क्लाइमेट में क्या होता है कि बहुत ठंडा मौसम होता है। टुंड्रा क्लाइमेट में बहुत ठंडा मौसम होता है, जमी हुई मिट्टी वहाँ पे मिलेगा। टुंड्रा क्लाइमेट में बहुत ठंडा मौसम होगा, जमी हुई मिट्टी मिलेगा आपको, पेड़ वहाँ पे नहीं उगता है, सिर्फ वहाँ पे आपको मॉस और लाइकेन देखने को मिलता है, वर्षा कम होता है। जमी हुई मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ठंडा मौसम होगा, पेड़ नहीं उगते हैं, मॉस और लाइकेन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं टुंड्रा क्लाइमेट। एक होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, समझो। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है ये समझ लो। वार्म एंड ह्यूमिड हेवी देखने को मिलेगा, मानसून एंड कन्वेक्शन रेल आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे चावल और चाय वगैरह ये सब हो सकता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में समझो क्या होता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में क्या होता है समझो। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में क्या होता है कि वार्म, ह्यूमिड और हेवी मानसून कन्वेक्शन रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी तीन गो राइट होगा, ये ध्यान में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समय कम लगेगा, चलो खींचते हैं थोड़ा सा। अभी जस्ट बताएं इसका आंसर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 98 बताओ किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। बता रहा है कि द एनुअल प्रेसिपिटेशन 15 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा, ठीक है। द ट्रॉपिकल ऑफ क्या बोल रहा है, प्रोनाउंस विंटर एंट्री साइक्लोन एंड वीकिंग द समर मानसून रिवर्सिबल ऑन विंड रीजन, पोल वार्ड एंड टेम्परेचर आर लो, टेम्परेचर लो होगा। सब ट्रॉपिकल टुंड्रा सब बताएं, बताओ किसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, टुंड्रा कल कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई इंटर्स। ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का सी होगा, कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स। टुंड्रा क्लाइमेट में क्या था कि वहाँ ठंडा मौसम था, जमी हुई मिट्टी था। सब ट्रॉपिकल में क्या था, स्टेपी में घास का मैदान था, पेड़ कम था, गर्मी ज़्यादा थी, बहुत बढ़िया। ह्यूमिड में क्या था, ह्यूमिड में क्या था, वार्म एंड हेवी था, मानसून कन्वेक्शन रेनफॉल था। चलो घिसते हैं थोड़ा विषय। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताओ, क्या बोला है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 99, जल्दी जल्दी लिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 का बताइए, टेक्सटाइल के बारे में बताइए। टेक्सटाइल आपको सबसे ज़्यादा आपको गुजरात महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। टेक्सटाइल आपको गुजरात महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसमें नॉट अ वेट लूजिंग मटेरियल ये ध्यान में आनी चाहिए, और कॉटन से हमको ध्यान में आएगा, ब्लैक सॉइल ध्यान में आ गया। सुनो क्वेश्चन नंबर 99, सी द राइट आंसर। कॉटन टेक्सटाइल हैज ओवर टाइम स्प्रेड द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जैसे बताएं, रॉ कॉटन इज नॉट अ वेट लूसिंग मटेरियल। रॉ जो कॉटन जो होता है वो वेट लूसिंग मटेरियल नहीं होता है। ऑप्शन 99 का सी हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी खींचते हैं। 100 का बताओ। इंदौर सिटी जो है इन एमपी सिचुएटेड इन विच रीजन में, एमपी जो है कौन से रीजन में है, बताओ 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 कौन से रीजन में। क्वेश्चन नंबर 100, मालवा प्लेटू इधर राइट आंसर। मालवा प्लेटू से हमको एमपी ध्यान में आनी चाहिए। बुंदेलखंड से हमको यूपी और एमपी का बॉर्डर ध्यान में आएगा, बहुत बढ़िया। निमाड़ का रीजन कहाँ है बताइए। निमाड़ का रीजन आपको एमपी में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। निमाड़ का रीजन एमपी में देखने को मिलता है। मालवा प्लेटू भी एमपी में देखने को मिलता है। बुंदेलखंड एमपी और यूपी में देखने को मिलता है। बस इतना याद रखिएगा। बुंदेलखंड यूपी और एमपी के बॉर्डर पे, निमाड़ रीजन एमपी में, मालवा प्लेटू भी एमपी में ध्यान में आनी चाहिए। इंदौर सिटी
क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ टाउन इंडिया होल्ड हाईएस्ट परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन सेंसस 2011। कौन सा आंसर सही होगा, 101। क्लास 2 इज द राइट आंसर। याद रखिए, क्लास ऑफ टाउन इन होल्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, तो क्लास 2 इज द राइट आंसर, 101। 102 का बताओ। गोल्डन क्वाड्रेटिकल हाईवे के बारे में कौन सा सिटीज़ पास नहीं करता है, ये बताना है। गोल्डन क्वाड्रेटिकल, पहले सुनो, गोल्डन क्वाड्रेटिकल से कौन स्टेट पास करता है, सुनो। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बस बात करते हैं हम। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इतना ध्यान रखो पहले। गोल्डन क्वाड्रेटिकल से क्या ध्यान में आएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। अब जवाब दो, 102। लखनऊ, इंदौर, 3 और 4 इज द राइट आंसर। पास नहीं होता है ये दोनों। लखनऊ कहाँ से गोल्डन रिकॉर्ड से पास, इंदौर कहाँ से होगा। हम क्या बोले हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। भुवनेश्वर पास करता है, जयपुर पास करता है, लखनऊ और इंदौर जो है गोल्डन क्वाड्रेटिकल से पास नहीं करेगा। चलो चलो, पोर्ट के बारे में बताओ। 103 का जल्दी जल्दी आंसर बताओ, 103 जल्दी से। दीनदयाल पोर्ट इज द हेड ऑफ गल्फ ऑफ खंबात। दीनदयाल पोर्ट इज द गल्फ ऑफ खंबात। ये गल्फ दीनदयाल जो पोर्ट है, गल्फ ऑफ खंबात नहीं हो, क्या होगा, गल्फ ऑफ कच्छ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दीनदयाल पोर्ट से गल्फ ऑफ कच्छ जाना चाहिए। कोची पोर्ट सिचुएटेड भीमनाथ, क्या सही बात है, सही है। मुगांव पोर्ट इज इंटरेस्ट ऑफ ज्वारी एस्टुरी, सही बात है। पारादीप पोर्ट इज गोदावरी डेल्टा, नहीं, पारादीप उड़ीसा में। 103 का क्या आंसर हो जाएगा, 2 और 3 इज द राइट आंसर। सुनो, पारादीप पोर्ट कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। मुर्मुगांव पोर्ट ज्वारी एस्टुरी ध्यान में नहीं चाहिए। दीनदयाल पोर्ट का हेड कहाँ है आपका, दीनदयाल पोर्ट से हमको कांडला ध्यान में आएगा, गल्फ कच्छ ध्यान में आ गया। कोची से क्या ध्यान में आएगा, वेम्बनाड कयाल ध्यान में आ गया। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको बोलते हैं, तो आप कोची पोर्ट को बोलते हैं। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन है, बताइए। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है आप लोग का, रिवरिन पोर्ट किसको बोलते हैं, कोलकाता पोर्ट को रिवरिन पोर्ट बोलते हैं। और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। बस ऐसे लेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 का बताइए। नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर। ड्राफ्ट होता है, हेलस्टॉर्म होता है, एवलांचे, फ्रॉस्ट भी होता है। एवलांचे पहली बार सुन रहे हैं, नहीं होगा। एवलांचे कहाँ से, ड्रॉट होगा, हेलस्टॉर्म होगा, फ्रॉस्ट हो सकता है एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर से, लेकिन एवलांचे नहीं होगा। हमको नेचुरल डिजास्टर से ध्यान में आया, कॉन्टीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के पास पैसा जमा करते हैं और उससे जब नेचुरल डिजास्टर होता है उस समय उनसे पैसा मांगते हैं, बिना पार्लियामेंट से पास किए हुए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पास करवाना होता है, लेकिन सैलरी वगैरह चार्जन होता है, खुद से पास हो जाता है। चलो 105 बताओ। 105 के आंसर जल्दी जवाब दो। क्या बोला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में क्या सही है, 2006 में हुआ था, गलत, पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो था 6 में नहीं हुआ था। इट अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में, पहले यहाँ पे 2006 लिख रहे हैं, 2005 लिख रहा है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2006 नहीं होगा, 2005 में क्या बोला, अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इंस्टीट्यूट हैज बीन इंस्टॉल्ड, क्या इंटरेस्टेड टू असिस्ट इन द नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन विद द डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑप्शन 2 इज द राइट हो जाएगा, 2। चलो 106 बताओ। नीलगिरी, सूरत और बक्सीर क्या है, नीलगिरी सूरत क्या है आपका, ये भाई नीलगिरी, सूरत, बक्सीर प्रोजेक्ट 17, ये ध्यान में चाहिए। प्रोजेक्ट 17 भी ध्यान में आनी चाहिए, ये सब का इंडियन नेवी का है। चलो ये बताओ। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल स्टैटिक्स प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा ही होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 107, ये इज द राइट आंसर, सब सही है इसमें, याद रखिएगा। सर्वे ऑफ सोशल कंजप्शन हेल्थ के लिए था, मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम के लिए था, पीरियोडिक लेबर सर्वे, एनुअल सर्वे, क्या है, इंटरप्राइजेज सही है। मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स इम्प्लीमेंट ऑफ इंडिया, ये सही है, साथ का ये आंसर होगा। समझाने वाली चीज़ नहीं, इसलिए भगाते हैं।
इस 108 का आंसर बताओ जल्दी, करेक्ट बताना है जल्दी। 108, 108 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। समझो क्या बोल रहा है कि करेक्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसकंटिन्यू कहाँ कर दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो चालू ही है। प्रधानमंत्री फसल जो बीमा योजना है कहाँ डिसकंटिन्यू कहाँ हुआ, वो तो चालू ही है। ठीक है, चलो इसलिए क्या द गवर्नमेंट हैज अप्रूव द क्या है कंटिन्यूस रिस्ट्रक्शन वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, सही है, ये सही है। 109 का बताओ, 109 का आंसर जल्दी जवाब दो। 109 यूरोपियन यूनियन 1913 में हुआ था। ठीक है, आसियान हमको याद है 1967 में हुआ था, सार्क 1985 में हुआ था, आसियान आपका 1967 में हुआ था। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया ए का 4 है, ए का 4 है, दोनों कट गया, ए का 4 मिल गया। चलो आसियान बी का 2 है, बी का 2, बी का सॉरी सी का 2, सी का 2, सी का 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 109 का सी होगा, 109 का सी होगा। सुनो यूरोपियन यूनियन 1993 में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी क्या है, एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन कब हुआ था, एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन जो था आपका 1989 में हुआ था। बहुत बढ़िया। और क्या है, आसियान 1967 में आपको ध्यान में आनी चाहिए, कौन सा कंट्री है हम पढ़ाई में देख लीजिएगा। फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिकन, ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 1994 में हुआ था। डी का 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो चलो चलो, समय नहीं है। द आर्ट ऑफ वार रिटेन बाय कौन लिखा था, जल्दी बताओ। द आर्ट ऑफ वार रिटेन बाय, आर्ट ऑफ वार कौन लिखे थे, जल्दी बताओ। आर्ट ऑफ रिटेन बाय लिखे थे निकोलो मैचियावेली, उनका नाम यार निकोलो मैचियावेली, याद रखें, निकोलो ध्यान में रखें। द आर्ट ऑफ वार कौन लिखे थे, निकोलो साहब, ध्यान में नहीं चाहिए। आर्ट ऑफ वार से क्या ध्यान में नहीं चाहिए, निकोलो साहब। 112 का बताओ, विच द ऑपरेशन नॉट इंडिया टेकन अंडरटेकन, ऑपरेशन स्पाइडर वेब में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था। ट्राइडेंट में किया हुआ है, बंदर में किया हुआ है, अलवेज में किया हुआ है, लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर वेब में नहीं किया हुआ है। चलो 112, अर्नाला आपका क्या है, पहले याद रखिएगा, अर्नाला आपका एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो क्राफ्ट है। बहुत बढ़िया, अर्नाला आपका एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है। बहुत बढ़िया। 112 आपको ध्यान में आनी चाहिए। 112 का ऑप्शन बताइए, 112 में कौन सही होगा, तीनों सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुनो अर्नाला जो है क्या है, सुनो अर्नाला इंडिजिनसली डिजाइन इन इंडिया, राइट है। इट नेम हिस्टोरियन अर्नाला क्या है कि फोर्ट महाराष्ट्र, ये भी सही है। जीआरएसी विथ MSLT शिपयार्ड से मिलकर बनाया, सही, तीनों 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 राइट है। 112 के डी इज द राइट आंसर। अर्नाला एंटी सबमरीन फेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ध्यान में आनी चाहिए। इंडिया का बनाया हुआ है, महाराष्ट्र को ध्यान में आनी चाहिए। और ये GRAC और MSLT शिपयार्ड ने मिलकर बनाया था। 113 का बताओ आंसर। 113 का डी ओनली आंसर होगा। सुनो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द रोबोट प्रीवोस्ट बिकेम द कैथोलिक पोप आफ्टर डेथ ऑफ विच ऑफ द व्हाट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 114 का बताओ आंसर। चिनाब रिवर के बारे में, सलाल डैम, अलाल डैम और भागलियर डैम, सही है। भागलियर डैम इधर हाईएस्ट डैम, सलाल डैम ये भी सही है। सलाल डैम मतलब ये भाई गलत है। 114 का ए इधर राइट आंसर, 1 and 2 इधर राइट आंसर। चिनाब रिवर आपको ध्यान में आनी चाहिए। सलाल डैम, अलाल डैम, भागलियर डैम जो है चिनाब रिवर पे है। भागलियर डैम जो बड़ा है सलाल डैम से, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। 115 अल्कराज के बारे में बताइए, रिसेंटली जो न्यूज़ में था अल्कराज, वो बताइए। 115 तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि सुनो अल्कराज हमको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इट वाज द डिफेंस पोर्ट ऑफ अल्कराज। डिफेंस पोर्ट है कहाँ का, अमेरिका का है। इट वंस प्रिजन आइसलैंड ऑफ अमेरिका, ये भी सही है। इट वाज द ऑक्यूपाई इनिशिएटिव अमेरिकन स्टूडेंट इंडियन ऑफ
ऑल ट्राइब्स, ये भी सही है। ऑप्शन तीनों सही है, एल्कराज के बारे में तीनों सही है। 116 बताओ। हैमर के बारे में तो सबको पता है। 116 तीनों ऑप्शन सही होगा। पूछो। हैमर वेपन बिल्ट राफेल एयरक्राफ्ट, सही बात। स्कल्प क्या है आपका? स्कल्प को आप जानते हैं, स्कल्प क्रूज मिसाइल है जो स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मोस तो आपको याद है, रसिया और इंडिया मिलकर किया था बिल्ड। हैमर आपका किसके साथ बिल्ड किया था? राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, आपको ध्यान में नहीं चाहिए। हैमर कौन से देश का है ये भी बताइएगा। हैमर एक वेपन सिस्टम है। स्कल्प आपका क्या है? क्रूज मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 117 बताओ। ये करंट अफेयर क्या है, उतना नहीं देखोगे फिर भी चलेगा। 117 का बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा थोड़ा सा। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि समय है 1 घंटा में पुराना है। चलो 118 बताओ। विच ऑफ द गुड स्टैटिक्स एवेल्युएट इकोनॉमिक स्टैंड इन फाइनेंशियल साइकिल 118 डी इज द राइट आंसर। क्या बोला है? गुड स्टैटिक्स एवेल्युएट वेयर एन इकोनॉमी स्टैंड इन द फाइनेंशियल साइकिल। क्रेडिट और जीडीपी रेशियो इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर ऑब्जेक्टिव इज करेक्टली मैच, कौन सा सही है बताओ। यूविन पोर्टल में बताया 0 से 6 का था। इसमें वैक्सीन के लिए सर्टिफिकेट बनता है डिजिटल, तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। दो बार ये क्वेश्चन आया है, मतलब एक ही एग्जाम में 2 बार। ग्लोबल कैपेसिटी रेसिंग कॉर्पोरेट एंड लैंडस्केप, ये इधर राइट आंसर। 119 का ये राइट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जेक्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है? रेसिपिंग कॉर्पोरेट लैंडस्केप, सही हो जाएगा। यूविन पोर्टल आपको पता है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 120 बताइए। सोशल मोबिलिज्म एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट वन ऑफ द मेजर ऑफ कंपोनेंट, बताइए 120 का। दीनदयाल एंटी क्या है? दीनदयाल एंटी योजना ये सही हो जाएगा। बाकी बाद ये तीनों गलती हो जाएगा। सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। अब द मेजर ऑफ कंपोनेंट क्या है इसका? तो दीनदयाल एंटी योजना इज द राइट आंसर। 120 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ CDS 2025 का। कल हम करेंगे CDS 2024 का क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के साथ मैं आप सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। क्या होगा उसके रिलेटेड जो आसपास चीज़ होते हैं वो भी हम रिलेट कर लेते हैं। ऐसे में मेरा सीरीज चलेगा लगभग 10 साल का। मैं CDS NDA CAPF का मैं यहाँ पे करवा दूँगा। UPSC का MCQ की जो आता है 2024 का से स्टार्ट है, वहाँ से मैं डाउनलोड करके आपको ये करवाऊँगा। और साथ में मेरा थ्योरी में जो हम पढ़ाएं यूट्यूब में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में, ध्यान सुनो, बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पे अपने नोट्स का मैं रिवीजन करवाया हूँ। आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। नाम हुआ PYQ पैटर्न। हाँ, उससे ज़्यादा क्या बोलें, इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दें इस बार जो क्वेश्चन आया। अब मेरा सबसे पहले मेरा चैनल पे वीडियो जाकर देख लो, फिर क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। यहाँ पे हम करवा रहे हैं वो देख लो ना, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल जाएगा आपको कि मेरा नोट्स कितना सिग्निफिकेंट है। ठीक है, देखो चैनल का नाम लिख देते हैं मैं यहाँ पे, PYQ पैटर्न हब। ठीक है, इसी को सब्सक्राइब कर लेना है। PYQ पैटर्न को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा लगे तब, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो, सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट्स में दिया हूँ उसको आपको पढ़ना है। तो PYQ पैटर्न हब चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तब, यूजफुल लगे तब, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं करना है। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझे?
और जो एक दो वीडियो मैं बनाया हूँ प्रीवियस ईयर का, तो उसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाता हूँ, तो वॉल्यूम कम हो गया होगा, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया होगा, तो आप लोग हेडफोन यूज कर सकते हैं। हेडफोन यूज करके आप लोग आराम से देख सकते हैं इसको, इस सॉल्यूशन को। वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है, वेरी वेरी सुपर फ्लॉस हो गया, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। और मैं इसका एनालिसिस भी करवा रहा हूँ, सब बहुत बढ़िया से, सीडीएस एनडीएस सब में। आपको अभी जीके करवा रहा हूँ, जीके का मिनिमम 6-7 तक का करवा दूंगा। फिर इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर इंग्लिश का हम लोग मिलकर साथ में करेंगे, जीके और इंग्लिश हो जाएगा। फिर सीएपीएफ का कर लेंगे, और सीएपीएफ के बाद एनडीए का कर लेंगे, समझे। पर डे मैं डालता हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्विज सेक्शन में भी मैं पोस्ट कर दिया हूँ, क्विज सेक्शन में भी जाकर आप लोग क्विज अटैम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर वाइज मैं कर दिया हूँ। बायोलॉजी